एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप सभी देख रहे हैं MIT ट्यूटोरियल। तो आज मैं द फंडामेंटल फोर्सेस, द फंडामेंटल इंटरैक्शंस के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। तो जो पहला इंटरैक्शन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हर फोर्स से रिलेटेड एक फ़िज़िकल थ्योरी होती है। तो जो इस फोर्स से रिलेटेड जो फ़िज़िकल थ्योरी है वो है ज्योमेट्रोडायनामिक्स। वैसे तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे मॉडर्न थ्योरी है ग्रेविटेशन की, बट यहाँ पे मैंने यूज़ करा है ज्योमेट्रोडायनामिक्स। और हर फोर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ फील्ड होता है और वो फील्ड को जब हम लोग मैथमेटिकली क्वांटाइज शो करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वांटा होता है। अभी तक ग्रेविटेशनल फील्ड को क्वांटाइज नहीं किया जा सका है, बट ये प्रेडिक्शन है कि अगर फ्यूचर में ग्रेविटेशनल फील्ड को किसी तरीके से क्वांटाइज किया गया तो उससे रिलेटेड जो क्वांटा होगा, उससे रिलेटेड जो पार्टिकल होगा वो होगा ग्रेविटॉन, जो कि उस फोर्स को कैरी करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने फोर्स करियर में ग्रेविटॉन लिखा है। दूसरा जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इससे रिलेटेड जो फिज़िकल थ्योरी है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यहाँ पे जो मीडिएटर पार्टिकल है जो फोर्स को कैरी करता है वो है फोटोन। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे जो फिज़िकल थ्योरी है इसके लिए वो है क्रोमोडायनेमिक्स। यहाँ पे जो मीडिएटर पार्टिकल्स है वो है ग्लूऑन। बहुत सारे बुक्स में आपको यहाँ पे पाई मेसॉन्स मिलेगा। जो चौथा फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इससे रिलेटेड जो फिज़िकल थ्योरी है वो है फ्लेवर डायनामिक्स। और यहाँ पे जो मीडिएटर पार्टिकल्स हैं जो इस फोर्स को कैरी करते हैं वो है W and Z बोसॉन्स। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जगह पे मैंने ज्योमेट्रोडायनामिक्स वर्ड क्यों यूज़ करा है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के फोर्स करियर्स में मीडिएटर पार्टिकल्स में पाई मेसॉन्स के जगह मैंने ग्लूऑन यूज़ क्यों करा है, इन सब बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। क्रोमोडायनामिक्स, फ्लेवर डायनामिक्स, ये सब क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो जो क्लासिकल थ्योरी थी ग्रेविटी की वो न्यूटन के द्वारा दी गई थी, जिसे हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। और फिर इसे जनरलाइज़ किया गया रिलेटिविटी के साथ, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया, रीज़न बताया ग्रेविटेशनल फोर्स का। न्यूटन रीज़न नहीं बता पाए थे कि जनरल ग्रेविटी जो फोर्स है वो 2 पॉइंट मासेस के बीच क्यों लगता है ना, वो ये रीज़न नहीं बता पाए थे। तो आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस टाइम का एक फाइबर है जिसमें किसी भी मास और या फिर रेडिएशन की वजह से कर्व आता है, और इस कर्व का कॉन्सिक्वेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम के ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने ज्योमेट्रोडायनामिक्स वर्ड यूज़ कर रखा है। ठीक है, क्वांटम थ्योरी इज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड सेटिस्फैक्टरीली येट। क्वांटम ग्रेविटी जो है वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि कोई मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फील्ड को क्वांटाइज करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वांटा होगा, क्योंकि बाकी सारे फोर्सेस से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ फील्ड होंगे, है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी रिलेटेड फील्ड होगा। तो ये बाकी तीनों फोर्सेस के फील्ड्स को क्वांटाइज कर दिया गया है और इनसे रिलेटेड क्वांटास के बारे में पता है। तो ऐसा प्रेडिक्शन किया जाता है, ऐसा हिपोथेसिस किया जाता है कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को भी मैथमेटिकली क्वांटाइज कर दिया गया तो उससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वांटा होगा, यानी फोर्स करियर होगा जो उस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैरी करेगा। मीडिएटर पार्टिकल होगा, है ना, और वो मीडिएटर पार्टिकल क्या होगा, ग्रेविटॉन होगा। द फिजिकल थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। अब इतना इज्जत से मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, तो सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मैथमेटिकल मॉडल है, वो जो 4 इक्वेशंस हैं, वो
एक लौते ऐसे इक्वेशंस थे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से पहले जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के साथ कंसिस्टेंट थे। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी आने के बाद उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा माना जाता है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यानी लॉरेंज के जो इक्वेशंस थे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, तो उनके इन इक्वेशंस की जो समझ है ना, फिज़िकल सिग्निफिकेंस की जो समझ है वो आइंस्टाइन को ज़्यादा अच्छे से थी लॉरेंज के मुकाबले। बट मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को इन इक्वेशंस की समझ आइंस्टाइन से भी पहले थी, इसीलिए उन्होंने अपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मैथमेटिकल मॉडल में इनका यूज़ कर रखा था। और इसीलिए जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के साथ पहले से ही। ठीक है, तो जो क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाज परफेक्टेड बाय तोमोनागा, फेनमैन एंड स्विंगर इन 1940s। ठीक है, फॉर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बियॉन्ड द वर्क ऑफ युकावा। पिछले वीडियो में मेसॉन्स के ऊपर मैं जब चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको बताया था युकावा की थ्योरी थी जो कि 1934 में आई थी, है ना। और फिर टाइम के साथ ये पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो और भी ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल क्वार्क्स से मिलकर बने हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है बल्कि वो क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो फंडामेंटल फोर्स, मतलब उससे भी ज़्यादा फंडामेंटल कोई फोर्स है ना। उससे ज़्यादा फंडामेंटल फोर्स क्या है, और क्रोमोडायनेमिक्स इस थ्योरी को क्यों कहते हैं, जो कि मिड 70s के दशक में इस्टेब्लिश हुआ। तो इसकी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में आगे करते हैं। ठीक है, फिर द फर्स्ट थ्योरी ऑफ द वीक फोर्सेस वाज प्रेजेंटेड बाय फर्मी। न्यूट्रिनोज के ऊपर जब मैं चर्चा कर रहा था तब मैंने ये आपको बताया था। इट वाज रिफाइंड बाय ली एंड यांग, फेनमैन एंड जेलमैन इन 50s एंड पुट इनटू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बाय गैल्शो, वेनबर्ग एंड सैलम इन द 60s। तो प्रेजेंट फॉर्म जो है उसमें क्या हुआ है कि यूनिफिकेशन का दौर चल रहा है अभी, है ना। पहले क्या हो रहा था कि इंडिविजुअली सारे फोर्सेस की फ़िज़िकल थ्योरी को इस्टेब्लिश करा गया, क्वांटाइज़ किया गया। सारे फील्ड को क्वांटाइज़ करने के बाद क्वांटम पार्टिकल्स निकले, है ना। हर फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वांटा निकले। उसके बाद फिर क्या हुआ, यूनिफिकेशन का दौर चल रहा था। तो ग्लासो, वेनबर्ग एंड सैलम ने अपने GWS मॉडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कंबाइन कर मर्ज कर इलेक्ट्रो वीक फोर्स के बारे में बताया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो 4 फोर्स है वो 3 में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी कि पहला ग्रेविटेशनल, दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रो वीक फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स कंबाइन हो गया। तो ऐसी कोशिश है कि चारों फोर्सेस को यूनिफिकेशन कर एक सिंगल मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाए। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे क्वांटाइज नहीं किया जा सका है, यानी क्वांटम ग्रेविटी अभी तक नहीं आई है। इस वजह से यूनिफिकेशन चारों फोर्सेस का नहीं हो पा रहा है। बट GWS मॉडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स का यूनिफिकेशन हुआ और यही है प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, इसी प्रेजेंट फॉर्म के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब हम लोग सारे फोर्सेस के बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। Every object experiences this force due to some other objects in the universe. It plays a key role in the large-scale phenomena of the universe, such as formation and evolution of stars, galaxies, and galactic clusters. The force is inverse distance squared type, यानी 1/r² टाइप का फोर्स है ये, and acts along the line joining the masses and doesn't depend upon the color, velocity or orientation of the masses. ठीक है, simple, very simple. Now at elementary level, the gravitational force between a proton and an electron is 10 to the power minus 42 times the electromagnetic force between them. मतलब सोचिए कितना छोटा हो जाता है एलिमेंट्री लेवल पे ये फोर्स, है ना। टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड में हम लोग जिस वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उस वर्ल्ड में तो ये कितना अच्छा खासा है, बट एलिमेंट्री लेवल पे ये कितना कमज़ोर हो जाता है ये फोर्स।
Its strength becomes comparable to others only on an extremely small scale, that is 10 to the power minus 35 meter Planck scale, or at extremely high energy, that is 10 to the power 19 giga electron volt, that is Planck energy, not realizable on the terrestrial world. It is a long range force. The quantum theory of gravity is not established yet, but if somewhere someone somehow able to quantize gravitational field, then there must be some quanta or particle related to it. This particle is hypothesized as graviton. If 2-point particles kept at a distance, then the gravitational interaction is happening with the exchange of gravitons. Simple? It is very simple. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट फोर्स पे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो इट इज़ द फोर्स बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल्स। व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट, देन दिस फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस। चार्जेस इन मोशन produces magnetic effects, and a magnetic field give rise to a force on a moving charge. Electric and magnetic effects are in general inseparable, hence the name electromagnetic force. It is also a long range force. Along with the gravitational force, it is also a long range force. It is enormously strong compared to gravity. टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड में हम लोग जिस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है, बट एटॉमिक स्केल में, मॉलिकुलर स्केल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। जैसा मैंने अभी आपको पिछले वाले फोर्स में एग्जांपल दिया था, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच 10⁻⁻42 टाइम्स हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, तो कितना छोटा हो जाता है ना। तो मॉलिकुलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर, न्यूक्लियर लेवल तक, यानी फर्मी रेंज तक 10⁻15 मीटर तक, है ना, ये बहुत वीक रहता है। अगर आपको फिर से इसका असर देखना है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो आपको प्लैंक स्केल यानी 10⁻35 मीटर तक जाना पड़ेगा, या फिर प्लैंक एनर्जी, है ना, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी पे जाना पड़ेगा। खैर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ये ग्रेविटी के मुकाबले। एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, यहाँ पे दो प्रोटॉन्स की बात हो रही है, इज 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम फॉर एनी फिक्स्ड डिस्टेंस। इट डोमिनेट्स ऑल फेनोमेना एट एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्केल। जैसा कि मैंने बताया, मॉलिकुलर एंड एटॉमिक स्केल्स में ये सारे फेनोमेनास को डोमिनेट करता है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। न्यूक्लियर लेवल पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स हो जाता है, ठीक है। द अदर टू फोर्सेस ऑपरेट ओनली एट न्यूक्लियर फोर्स। लीजिए, उसकी भी बात आ गई, है ना। जो बाकी के दो फोर्सेस हैं, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो जैसा ये नोमेनक्लेचर है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी ये न्यूक्लियर स्केल पर ही काम करते हैं, ठीक है। दिस फोर्स अंडरलाइज द मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस लाइक टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस एट्सेट्रा। तो टेंशन, फ्रिक्शन, दो सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, नॉर्मल फोर्स, है ना, ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जो फोर्स लगाते हैं उसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं, स्प्रिंग फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नेट चार्ज इज जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन एटमॉस्फेयर वेयर द एटम्स आर आयोनाइज्ड एंड दैट लीड्स टू लाइटनिंग, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ, हाउ नॉर्मल फोर्स इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी मैंने बताया कि नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बट कैसे? तो देखिए, नॉर्मल फोर्स इज द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर हैंड्स एंड द ऑब्जेक्ट at the surface in contact. If it would not be so, then the hand of man would crumble under the weight of a feather, ठीक है। इट इज ऑल्सो इन्वर्स डिस्टेंस स्क्वायर टाइप फोर्स, यानी ये भी 1/r² टाइप का फोर्स है। और नॉर्मल फोर्स जो है वो सपोज़ कि हम लोग बुक है हमारा, है ना, हम लोग अपने बुक को अपने हाथ में
होल्ड करके रखे हैं, बैलेंस करके रखे हुए हैं। तो नीचे डायरेक्शन में ग्रेविटेशन लग रहा है और ऊपर डायरेक्शन में हम लोग नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे है, तो जो पार्ट कांटेक्ट में है हमारे हाथ का और बुक का है ना, उनमें जो चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और इस तरीके से नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम क्वांटम फील्ड थ्योरी वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटाइज्ड एंड द क्वांटा रिलेटेड टू इट इज़ फोटोन। पहले वीडियो से मैं यही बात बोलता रहा हूँ कि क्वांटम फील्ड थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो क्वांटाइज है, और जो उससे रिलेटेड क्वांटा है वो फोटोन है ना। यानी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगेगा, दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच लगेगा, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली फोटोन्स एमिट एंड ऑब्जॉर्व होंगे। ठीक है, और ऐसा सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ नहीं है, ऐसा सारे फोर्सेस के साथ है। यानी फोर्स है तो फील्ड होगा, फील्ड अगर क्वांटाइज होगा तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई पार्टिकल होगा, क्वांटा होगा, मीडिएटर होगा, फोर्स कैरियर होगा, है ना। इतने टर्म्स मैं आपको दे रहा हूँ। यानी इसको ऐसे याद कीजिए कि अगर फोर्स है तो फील्ड है। अब फील्ड अगर क्वांटाइज है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वांटा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड जो क्वांटा है वो है फोटोन। तो जब किसी भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है तो फोटोन्स एक्सचेंज होते हैं, यानी कंटिन्यूसली एमिट एंड एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर दो प्रोटॉन्स या दो न्यूट्रॉन्स के बीच लग रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ पे पाई मेसॉन्स जो मीडिएटर पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली एक्सचेंज हो रहे होंगे, यानी एमिट एंड एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। अब उसी तरीके से वीक न्यूक्लियर फोर्स है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लग रहे हैं तो समझ जाइए कि वहाँ पे W एंड Z बोसॉन्स कंटिन्यूसली एक्सचेंज हो रहे होंगे, यानी एमिट एंड एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये क्वांटाइज नहीं किया गया है अभी तक। ये हिपोथेसिस है इसके बारे में कि ग्रेविटेशनल फील्ड अगर क्वांटाइज हो जाएगा तो उससे रिलेटेड ग्रेविटॉन्स क्वांटम पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे ऐसे आपको याद रखना है कि अगर ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच काम कर रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी ग्रेविटॉन्स कंटिन्यूसली एमिट एंड एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, खैर छोड़िए, अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायनामिकल बिहेवियर ऑफ पॉइंट लाइक चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटाइज्ड मैक्सवेल इक्वेशंस एंड रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स. Finally, I want to end my discussion over electromagnetic force by simply saying that its long distance effect manifests itself in the form of the galactic magnetic field, which spans hundreds or possibly millions of light years. Okay, अब आते हैं next force पे, strong nuclear force. With some attractive force, a nucleus will be unstable due to the electric repulsion between its protons. ठीक है, अब जब मैं मेसॉन्स के बारे में बता रहा था तभी मैंने एक क्वेश्चन करा था आपसे कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहते हैं, वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेविटी की वजह से तो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, और दो प्रोटॉन्स का ही आप एग्जांपल ले लो, उनमें इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहेगा कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फिर कैसे वो रहते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। तो दिस अट्रैक्टिव फोर्स कांट बी ग्रेविटेशनल सिंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स. So a new basic force must be invoked. The strong nuclear force is the strongest of all the fundamental forces, about 100 times the electromagnetic force in strength. अब ये न्यूक्लियर रेंज में है, ठीक है। अब आप टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड में तो न्यूक्लियर फोर्स कभी एक्सपीरियंस करोगे ही नहीं, कभी ऑब्जर्व करोगे ही नहीं। आपको अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑब्जर्व करना है तो आपको न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा यानी न्यूक्लियर रेंज, तो न्यूक्लियर रेंज में ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन अ प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है, सबके बीच इक्वल ही लगता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट्स रेंज इज हाउएवर वेरी स्मॉल ऑफ अबाउट न्यूक्लियर डायमेंशन. इट इज़ नॉट इनवर्स डिस्टेंस स्क्वायर टाइप फोर्स, ये 1/r स्क्वायर टाइप का फोर्स नहीं है. द क्वांटम ऑफ द फील्ड इज़ द पाई मेसॉन्स यानी पाइॉन्स.
ठीक है। व्हेन इट वाज फाउंड दैट द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कॉम्पोजिट ऑफ क्वार्क्स, द न्यूक्लियर फोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मोर फंडामेंटल कलर फोर्सेस। अब जब ये पता लगाया गया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्वार्क्स से मिलकर बने हैं, तो क्वार्क्स जो होते हैं ना वो फ्लेवर्स में आते हैं, ठीक है, कलर्स में आते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अब रेड जो होता है वो प्लस माइनस, ग्रीन जो होता है प्लस माइनस, और ब्लू जो होता है वो प्लस माइनस। तो यानी कि डिराइव किया जा सकता है न्यूक्लियर फोर्सेस को। न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच लगता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बना हुआ है? क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। तो क्वार्क्स आपस में जब इंटरैक्ट करेंगे और उनके बीच जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स को डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब है कि कलर फोर्सेस जो क्वार्क्स के बीच लग रहा है, उससे न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। यानी जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। किससे? कलर फोर्स से। कलर फोर्स क्या होता है? जो क्वार्क्स के बीच लगता है, ठीक है। तो बस यही कहना है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं in 1935 Yukawa predicted the existence of mesons as the carrier of nuclear force। 1935 में उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। Later it was clarified that pion was a composite and can't be a fundamental force carrier। फिर बाद में ये पता लगाया गया कि जो मेसॉन है वो कॉम्पोजिट है क्वार्क्स का। मेसॉन जो होते हैं वो भी पाई मेसॉन्स जो हैं वो भी पायोन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेसॉन्स जो युकावा के मेसॉन्स थे तो दो टाइप के मेसॉन्स मिले कॉस्मिक रेज में, एक पायोन मिला, एक म्यूऑन मिला। तो म्यूऑन को मारो गोली, पायोन जो था वो युकावा वाला पार्टिकल था। तो ये किस में था? मेसॉन्स। मेसॉन्स मतलब मिडिल वेट पार्टिकल्स। अब जब ये पता लग गया है कि मिडिल वेट पार्टिकल्स है, यानी कि ये फंडामेंटल नहीं है, ये भी किसी चीज़ से मिल के बना है। मेसॉन भी किससे मिल के बना है? क्वार्क से मिलकर बना है। तो ये फंडामेंटल फोर्स का करियर कैसे हो सकता है? तो फिर बताया गया कि जो ग्लूवॉन्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब ये ग्लूवॉन्स क्या होते हैं? तो जब मैंने अभी बताया कि क्वार्क जो होते हैं वो कलर्स में आते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, प्लस माइनस रेड, प्लस माइनस ग्रीन, प्लस माइनस ब्लू, और इनके बीच जो फोर्स लगता है उसको कलर फोर्स बोलते हैं। तो जो कलर फोर्स लगेगा तो वहाँ पे जो एक्सचेंज पार्टिकल्स होंगे, वहाँ पे जो कंटिन्यूसली एमिट एंड ऑब्जॉर्व होंगे, है ना, उनको कहते हैं ग्लूवॉन्स, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा था कि मेडिएटर पार्टिकल्स ग्लूवॉन्स होंगे, ठीक है। पाई मेसॉन्स से भी फंडामेंटल होंगे ग्लूवॉन्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी करा है कि कलर चार्ज जो होता है वो रेड ग्रीन ब्लू 3 टाइप्स में पाया जाता है, ठीक है। अब ये कलर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कलर चार्ज अलग क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये क्वार्क्स के लिए है जो रेड ग्रीन ब्लू 3 टाइप्स में आता है। इसमें भी प्लस माइनस रेड, प्लस माइनस ग्रीन और प्लस माइनस ब्लू, ठीक है। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एक्सपोनेंशियल टाइप का होता है, e⁻⁻r अपॉन r0 और अपॉन r², where r0 is approximately 10⁻⁻15 मीटर and reaches only as far as r approximately less than r0, ठीक है। ऐसे एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज़ करेगा डिस्टेंस के इंक्रीज़ करने पे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। Now, weak nuclear force. This force appears only in certain nuclear processes such as beta decay of a nucleus. The range of nuclear force is of the order of approximately 10⁻18 meter. ठीक है. It is also known to control the burning rate of the sun and to play a decisive role in the expansion of type 2 supernova. The fundamental force carrier are W and Z bosons. ठीक है. द वीक फोर्स इज जनरेटेड बाय द वीक चार्ज. अब देखिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कलर चार्ज को कंफ्यूज मत करना इलेक्ट्रिक चार्ज से, वैसे ही वीक चार्ज को कंफ्यूज मत करना इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है. ये सब अलग है, वीक चार्ज अलग है, कलर चार्ज अलग है, इलेक्ट्रिक चार्ज अलग है. यानी जो अभी तक हम लोग चार्ज पढ़ते आ रहे थे ये वो वाला चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है ये, ठीक है. मैंने बताया आपको कि पहले ही वीडियो में मैं आपको बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स, एक्चुअली न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स, ये बहुत ज़्यादा डीप है. तो अभी आप सिर्फ अपने माइंड को एक्सेप्ट मोड में रखिए, एक्सेप्ट करते जाइए, एक्सेप्ट करते जाइए, ठीक है. धीरे धीरे सबका आंसर मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, ठीक है. तो जो वीक फोर्स है वो वीक चार्ज की वजह से आता है, ठीक उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आता है और कलर फोर्स जो है वो कलर चार्ज की वजह से आता है. वीक चार्ज जो है वो 2 काइंड्स के होते हैं और
उन्हें हम लोग वीक आइसोस्पिन डबलेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइसोस्पिन डबलेट की बात हो गई, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि न्यूक्लियर फोर्सेस में जब आप स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस पढ़िएगा तो उसमें आपको आइसोस्पिन फॉर्मुलिज्म पढ़ना है, आइसोस्पिन डबलेट पढ़ना है ना। तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वाला आइसोस्पिन डबलेट है, और यहाँ पे वीक आइसोस्पिन डबलेट की बात हो रही है। आइसोस्पिन डबलेट जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वाला है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए वो डबलेट होता है, और वीक आइसोस्पिन डबलेट जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो के लिए होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होने का। नाउ द masses of these bosons यानी कि W and Z bosons is far greater than the mass of a proton और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए क्वार्क्स जो होते हैं वो 6 टाइप्स में, 6 फ्लेवर्स में आते हैं, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप एंड बॉटम, ठीक है। द वीक इंटरैक्शंस अलाउज क्वार्क्स टू स्वैप देयर फ्लेवर। अब वीक इंटरैक्शन में क्या होता है कि क्वार्क्स जो होते हैं अपने फ्लेवर्स को स्वैप कर लेते हैं, ठीक है। अप से डाउन, डाउन से अप, स्ट्रेन से चार्ज से स्ट्रेंज, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, ऐसा वो स्वैप कर लेते हैं। द स्वैपिंग ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़ इज मीडिएटेड बाय द फोर्स कैरियर बोसोन्स, ठीक है। और ये जो स्वैपिंग होती है तो इसमें कंटिन्यूसली W and Z बोसोन, इस स्वैपिंग होती है यानी इंटरैक्शन हो रहा है, तो इस इंटरैक्शन में वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये स्वैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो फोर्स कैरियर होगा W and Z बोसोन्स वो एक्सचेंज पार्टिकल्स की तरह काम करता है। जैसे कि बीटा डीके के दौरान एक डाउन क्वार्क जो होगा न्यूट्रॉन में वो चेंज हो जाएगा अप क्वार्क में, है ना, और उस न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा। इस तरीके से ये बीटा डीके का प्रोसेस होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बीटा डीके में दिखता है, तो कैसे दिखता है वो यहाँ पे मैंने बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट मोड में रह के एक्सेप्ट कर रहे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शंस में है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि हाँ, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग अपने पार्टिकल्स को 3 टाइप्स के फैमिलीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हो गए लेप्टॉन्स यानी लाइट वेट पार्टिकल्स, दूसरे हो गए मेसॉन्स यानी मिडिल वेट पार्टिकल्स, और तीसरे हो गए बैरियॉन्स यानी हेवी वेट पार्टिकल्स। तो जो लेप्टॉन्स होते हैं ना वो वीक इंटरैक्शंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस फील करते हैं, है ना, एक्सपीरियंस करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। लेप्टॉन्स में कौन कौन आ गए? हमारे न्यूट्रिनोज आ गए, एंटी न्यूट्रिनोज आ गए, फिर म्यूऑन्स आ गए, और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। एंटी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एंटी म्यूऑन्स आ गए, ये सारे हो गए। तो ये सारे कौन कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब जो हमारे हेवी वेट पार्टिकल्स हैं यानी कि बैरियॉन्स, और जो मिडिल वेट पार्टिकल्स हैं मेसॉन्स, ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है कि तीनों टाइप्स के इंटरैक्शंस को एक्सपीरियंस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन भी एक्सपीरियंस करते हैं, वीक इंटरैक्शंस भी एक्सपीरियंस करते हैं, और स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर हम लोग अपने इंटरैक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करें तो हम लोग ऐसा डिवाइड कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस को मेसॉन्स एंड बैरियॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं, और वीक इंटरैक्शंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस को लेप्टॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं। फोटॉन और ग्रेविटॉन की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। फोटॉन और ग्रेविटॉन जो है वो इस क्लासिफिकेशन से बाहर है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लोग और अपने फंडामेंटल फोर्सेस को क्लासिफाई करें तो लॉन्ग रेंज फोर्स 2 टाइप्स के हो गए। लॉन्ग रेंज फोर्स कौन कौन से हो गए? तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और शॉर्ट रेंज फोर्सेस कौन से हो गए? शॉर्ट रेंज फोर्सेस हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा।